So everyone, we are starting here national income numerical part. यहाँ से मैं आपके पास अपलोडिंग करूंगा डिफरेंट से ऐप के अंदर। अभी ऐप के अंदर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट, इंट्रो एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। एंड थर्ड इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम मेथड्स। वहां पे हम थ्योरेटिकली बात कर रहे थे। उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे उस एक चैप्टर के। उसके सब ब्रैकेट में आ जाएगा थ्योरी ओनली, और ये सेम चैप्टर रहेगा जिसमें आएगा न्यूमेरिकल पार्ट। बट इसकी हम रिकॉर्डिंग और उसकी अपलोडिंग सेपरेट से करेंगे, सो दैट अगर आपको कभी न्यूमेरिकल पार्ट रिवाइज करना हो तो आपको ओनली न्यूमेरिकल पार्ट की रिकॉर्डिंग्स ही ओपन करनी है ऐप के अंदर। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लिसन नाउ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप ये लीजिए, कह लीजिए कि अभी तक हमने जो किया वो बेसिक कॉन्सेप्ट से थे। ओवरऑल हमने न्यूमेरिकल्स करने हो या कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर देना हो, वो सब हमने थ्योरेटिकल टर्म्स की डिस्कशन की थी। लेकिन वो सब के सब वर्ड्स अब यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। इसलिए जिन लोगों ने अभी थ्योरी को कंप्लीटली नहीं देखा है, अभी जैसे कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था, तो वो लोग अभी देख रहे हैं इसको, लेक्चर्स को थ्योरी के अंदर। तो उसको देखते रहिए बेटा। थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको लेक्चर्स कवर करने हैं, और जब भी कोई डाउट हो उस डाउट को आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, और हम लाइव क्लासेस में आपके साथ अलग से लाइव हो जाएंगे आपके डाउट्स के लिए। बट न्यूमेरिकल पार्ट सबके लिए कंपलसरी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने 6 मार्क्स का। थ्योरी तो ये है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, बट न्यूमेरिकल पार्ट तो वहां रहेगा रहेगा। तो नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स हैं, नहीं बेटा, 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ। आगे साउंड बेटा अभी आपको। तो देखिए, न्यूमेरिकल पार्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो 3 तरह से स्टार्ट होता है ये न्यूमेरिकल्स इसके। वन, सेम जहां से हमने थ्योरी स्टार्ट की थी। याद है बेटा आपको थ्योरी कहां से स्टार्ट की थी हमने आज इस वक्त, जब हमने नेशनल इनकम को स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट लेक्चर क्या था? Three phases: बताओ। production, income and expenditure phase. हमारा फर्स्ट फेज क्या था? Production, सेकंड फेज income, इनकम, एंड थर्ड expenditure. एक्सपेंडिचर फेज। तो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये 3 फेसेस थे बेटा हमारे पास नेशनल इनकम को समझने के लिए। और अभी तक अगर देखा जाए, हमने जितनी भी टर्म्स डिस्कस किए हैं थ्योरी में, या लास्ट चैप्टर तो यही चल रहा है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, 3 मेथड्स। इन तीनों में इन तीनों की ही बात हुई है। तो इसलिए मैं आज एक ओवरव्यू ले रहा हूं जिसमें तीनों मेथड्स कवर करेंगे हम। देन वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। अब जिन लोगों ने इससे पहले की क्लासेस नहीं लगाई हुई हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन हो जाएगा। इसलिए ट्राई करिए कि इससे पहले जो भी क्लास आपकी मिस हुई है, वो क्लास आप एक बार ऐप पे कवर कर लो जल्दी से। तो फर्स्ट फेज इज प्रोडक्शन फेज। मैं पहले इसकी बात स्टार्ट कर रहा हूं। When we discuss about production method, everyone, now just try to understand कि प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहला टर्म क्या था, पहली टर्म क्या थी पहली, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, क्या था बेटा वो? Value output. वैल्यू ऑफ आउटपुट। और सेकंड टर्म क्या थी? बेटा मैं चेक कर रहा हूँ लोगों को। Value added. नहीं 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 नहीं, वैल्यू नहीं था। क्या था वो? आउटपुट में से हम सबसे पहले, इट मीन आपने थ्योरी रिवाइज नहीं की ना बाद में क्लासेस के बाद, हम सबसे पहले बेटा आउटपुट में से
इनपुट माइनस करते हैं, आउटपुट माइनस इनपुट, जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस रॉ मटेरियल, यू कैन से ये आपके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। और आउटपुट 3 सेक्टर्स की होती है। कौन कौन से सेक्टर है वो, देखो बेटा, आप थ्योरी काम आएगी ना। यहाँ पे हमने थ्योरी क्लासेस पे 1 मंथ क्यों लगाया है, अब हमें इकोनॉमिक्स स्टार्ट किए हुए 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ में हमने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स किए हैं थ्योरी में। उन सबको अब हमने एज ए रिजल्ट यूज करना है इस पार्ट में, न्यूमेरिकल पार्ट में। आपके पास नॉलेज होनी ही चाहिए उस पार्ट की। आउटपुट 3 सेक्टर्स की थी, कौन से सेक्टर्स हैं वो बोलिए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हाँ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स की अगर हम आउटपुट को ऐड करें, वी गेट ग्रोस आउटपुट ऑफ द कंट्री। हमारे पास ग्रोस आउटपुट आती है कंट्री की। उस ग्रोस आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज रॉ मटेरियल इनपुट माइनस करते हैं, वी गेट वैल्यू एडेड। हमारे पास आता है वैल्यू एडेड। वो वैल्यू एडेड जिसको हम नॉर्मली मानते हैं कि हमने अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो बनाया है, चाहे वो हमने बनाया है, रेजिडेंट्स ने बनाया है, या नॉन रेजिडेंट्स ने मिलकर बनाया है। तो इसलिए हमारी कंपनी की ब्रांच है इंडिया में या किसी फॉरेन कंपनी की ब्रांच है इंडिया में, जो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्ट को बनाएगा, जिसको बोलते हैं आउटपुट, उस आउटपुट में से जब हम इनपुट माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाइनल आउटपुट। याद है सब कुछ, ये सारे वर्ड याद है बेटा। आज रिवीजन भी एक तरह से जितनी थ्योरी हमने की है, लेकिन प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है अभी। पहले उसे हम फाइनल आउटपुट कहते हैं। फाइनल आउटपुट को ही हम एक और नेम बोलते हैं वैल्यू एडेड, और वैल्यू एडेड का ही दूसरा नाम है ग्रोस क्या बोलते हैं उसको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये किस पे आएगा, मार्केट प्राइस पे आएगा आंसर या एफसी पे आएगा आंसर? मार्केट प्राइस। व्हाई मार्केट प्राइस? सर इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस हाँ, क्योंकि ग्रोस आउटपुट की फीचर होती है बेटा, एक नेचर होती है। इसकी फीचर्स क्या हैं, जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में ऑलवेज इनडायरेक्ट टैक्सेस एडेड होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलवेज इसके अंदर ऑलरेडी होते हैं, और सब्सिडी ऑलरेडी क्या हो चुकी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा प्लस हो चुके हैं। हाँ, सब्सिडीज ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, उसी को बोलते हैं एनआईटी। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ग्रोस आउटपुट का मीनिंग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन तीनों सेक्टर्स की हमें आउटपुट वैल्यू दी है मार्केट प्राइस पे, जिसमें एनआईटी इंक्लूड है। दैट्स वाई ये जो प्रोडक्ट आएगा वो एट कौन सा, किस पे आएगा, मार्केट प्राइस। दूसरा इसके अंदर क्या इंक्लूड है, डेप्रिसिएशन। दूसरा इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। जब किसी प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है तो वो प्रोडक्ट किस पे बन जाता है, ग्रॉस। तो क्या इतना हम सबको समझ आ चुका है थ्योरी करने के बाद? ये उसका एक रिजल्ट है कि सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर का आउटपुट लेना है, और उस आउटपुट में से उसका इनपुट
ये बेसिक नॉलेज है बेटा। इस टाइम मेरे सामने कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है ना। ये एक आपके लिए न्यूमेरिकल पार्ट है जो हमेशा हमारे माइंड में रहना चाहिए। उस आउटपुट को करने के लिए हमें इनपुट की नीड है। तो इनपुट भी तीन सेक्टर्स का होगा। किस इसका? प्राइमरी का, सेकेंडरी का या टर्शियरी। टर्शियरी का। तो तीनों सेक्टर की आउटपुट में से तीनों सेक्टर की इनपुट माइनस कर दें तो वो आएगा फाइनल आउटपुट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसको हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं। और वो वैल्यू एडेड किस पे होगी? ग्रोस पे होगी। और किस पे होगी? मार्केट प्राइस पे होगी। इसलिए हम इसको बेटा जी वी ए एट एमपी या जी डी पी एट एमपी के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको एवरीवन? अब यहां पर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। इस लेक्चर के बाद आपके लिए बेटा न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हो जाएंगे। ये आपको साथ साथ लिखना है सबको। इतना लिख लिया सबने एवरीवन? यस। और कोई जो लिख रहा है अभी, किसी को टाइम चाहिए लिखने के लिए? किसी को टाइम चाहिए लिखने के लिए बेटा? नो सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम पहुंच गए जीडी पे एमपी पे। लेकिन एक नोट है यहाँ पर, एक स्पेशल नोट जिसे हम टॉपर्स कॉर्नर बोलते हैं। समटाइम्स आउटपुट इज नॉट गिवन टू यू। अब लोग सर अगर आउटपुट गिवन नहीं है वो तो हम प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्सरी का ऐड कर लेंगे। नहीं बेटा, वो बात नहीं कर रहा मैं। आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है ही नहीं, आउटपुट की इंफॉर्मेशन। तो एक फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, याद है किसी को कि आउटपुट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? याद नहीं? प्राइस इनटू सेल्स। नहीं बेटा, वो नहीं। वो तो आउटपुट नहीं दी तो आउटपुट की क्वांटिटी दी है, प्राइस दी है, वो तो ठीक है कि जब हम प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो भी आ जाएगा। बट ये इंफॉर्मेशन दी नहीं ना हमें, आउटपुट की कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं। ना आउटपुट की रुपीज में अमाउंट दी है, ना आउटपुट की क्वांटिटी में दी है। अगर लिखा हो 500 क्विंटल, 500 क्विंटल वीट बना, तो 500 क्विंटल को हम रेट पर क्विंटल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो तो अलग बात होगी ना। ये कुछ दिया नहीं हमें, तो एक फॉर्मूला बताया था। क्योंकि इससे पहले जब आपने थ्योरी में इन सब चीजों को किया था तो आपके पास सब कुछ रेडीमेड था बेटा। स्लाइड्स के अंदर भी सब कुछ लिखा हुआ था। फिर आपके बुक के अंदर जो पेजेस हैं या नोट्स हैं, कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हो, वहां ये सब लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको यहाँ से कॉपी करना है। आज इकोनॉमिक्स की नोटबुक आप स्टार्ट करोगे। इससे पहले शायद आपके पास नोटबुक नहीं भी स्टार्ट की हो, क्योंकि वो सिर्फ जस्ट हम थ्योरी पढ़ रहे थे नोट्स में से या बुक में से। लेकिन अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आप हर एक मेथड का, मैं एक दिन में एक मेथड करवाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं। तो उस मेथड को थोरली लिखना है, समझना है, और उसके न्यूमेरिकल पार्ट को हमने स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे उस न्यूमेरिकल पार्ट के डाउट्स होंगे, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ हम दो चीजें कवर करेंगे। एक बेटा आपके पास बुक है राधा बहुगुणा या टिया जैन, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हैं, हम वो करेंगे। दूसरा जो आपको हमारी तरफ से असाइनमेंट मिलेगी वो लेटर ऑन की बात है, वो बाद में करेंगे आप। फिर स्लाइड्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी आप साथ साथ कर सकते हो। स्लाइड्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो एक स्लाइड पे क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्लाइड पे उसका सोल्यूशन है। तो फिर अब आप उसको समझ सकते हो। ये आपका टारगेट होगा आज क्लास लगाने के बाद, प्रोडक्ट मेथड का। आउटपुट अगर ना दी हो तो उसको बोलते हैं कि हमें आउटपुट नहीं दी तो क्या दिया? सेल दी है। याद आया कुछ? प्रोडक्ट सेल हो रहा है। और साथ में ये भी दिया है कि जो प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, जो बच गया, वो भी दिया हुआ है। तो कितना सिंपल है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1 लाख रुपीज की सेल होगी और 20,000 का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाया, बच गया, तो बेटा ये बताओ हमारे लिए आउटपुट कितनी हुई? कितनी आउटपुट हुई? इट मीन हमने कितना प्रोडक्ट बनाया था?
इस ईयर कितना 1 लाख प्रोडक्ट, रुपीज है। हाँ कितना बनाया था, जितना बेच दिया वो भी बनाया था, जो बच गया हमारे पास ईयर के एंड पे वो भी हमने इस साल प्रोड्यूस किया था। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू योर आउटपुट वैल्यू। बट समटाइम्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है ना, होता पिछले साल का बचा होता है। तो क्या आपने वो भी इस साल बनाया था वो? नहीं। तो एक सिंपल फॉर्मूला मैंने उस दिन भी सिखाया था आपको ये बात, कि समटाइम्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी होता है। से 30,000 का ओपनिंग स्टॉक भी था तो हम 20,000 प्लस करेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और 30,000 माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो इट मीन आपने इस साल कितनी गुड्स बनाई होंगी? 90। पहले आंसर कितना आ रहा था बेटा हमारा? 1 लाख रुपीज। इट मीन पहले लग रहा था कि हमने 1,20,000 का बनाया है। नहीं भाई, क्योंकि हमारे पास 30,000 का तो पहले का पड़ा था। जो पहले का पड़ा है वो तो माइनस होगा ना, क्योंकि वो इस साल नहीं बनाया। जैसे मान लो आपने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की, एक पार्टी, बर्थडे पार्टी की बात करूं, उस बर्थडे पार्टी में 6 बॉटल्स कोल्ड ड्रिंक की लग जाती हैं, और आपके फ्रिज में 1 बॉटल पहले से पड़ी थी। जब लास्ट टाइम फंक्शन हुआ था आपके हाउस में, तब से एक बोतल पड़ी थी कोल्ड ड्रिंक की। तो ये बताओ कितनी बोतल्स और परचेज की आपने इस साल इस बर्थडे पे? 5। 5। सर तो हमने, 5। हाँ हमने माइनस किया ना इसको, 5 को, सॉरी 1 को। तभी तो हमें समझ आया कि कितनी हमने और परचेज की थी। तो जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना बेटा, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड होता है पिछले साल का, उसे हम सिर्फ इस साल बेचते हैं, बनाते नहीं है। तो आई थिंक याद हो गया सबको, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। लेकिन इसे हम अगर ब्रैकेट में डाल दें, अगर हम इसको ब्रैकेट में डाल दें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो इसका एक नेम बन जाता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज। चलेगा ये फॉर्मूला भी? सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर 20 प्लस होने हैं तो 30 माइनस होने हैं बेटा। तो इस ब्रैकेट का आंसर क्या है? -10,000। इसे क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है आपको या नहीं? अगर 1 लाख रुपीज में, मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूँ, अगर सेल्स 1 लाख है, इसमें मुझे चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 30 है, क्लोजिंग 20 है। तो 20,000 में से 30,000 माइनस होगा। आपका चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये बताइए, बताओ भाई। नेगेटिव। नेगेटिव। आपका चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन स्टॉक। क्या बोलते हैं? डिक्रीज। हाँ। तो याद रखना बेटा, न्यूमेरिकल्स में अगर डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक कैसे समझ आया हमें, कि सर ओपनिंग स्टॉक अगर 30 था तो ईयर के एंड तक जाते जाते क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो बेटा आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है, यहाँ पे उल्टा है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो डिक्रीज इन स्टॉक नेगेटिव 10,000 है, आपका जो आउटपुट वैल्यू है वो 90,000 आएगा। बस इतना मेन है आपके लिए, कि पहले आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, फिर आउटपुट में से इनपुट माइनस करना है, इनपुट माइनस करके जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे। और चेंज इन इन्वेंट्री का वाइस वर्सा याद है सबको? अगर डिक्रीज इन स्टॉक है तो इंक्रीज इन स्टॉक भी हो सकता है। उसका एग्जांपल कैसे बनेगा? अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या आ रही है? पॉजिटिव। 10,000। 10,000 पॉजिटिव। 10,000 तो आना ही आना है, 30 माइनस 20 भी 10 होता है, 20 माइनस 30 भी 10 होता है। बट अब ये 10,000 पॉजिटिव है, बिकॉज यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 30 है और ओपनिंग 20 है। दैट इज कॉल्ड इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इसको हम क्या बोलेंगे?
इंक्रीज, हमारा जो स्टॉक है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स 1,10,000 हमारी आउटपुट हुई है। इट मीन्स हमने इससे ज्यादा बनाया है, क्योंकि 30,000 बच गया और लास्ट ईयर का बचा था 20, तो इट मीन्स 10,000 इस साल का नया बनाया हमने। तो ये कैसे समझ लो, आपको बात समझ आ जाएगी। ये सब चीजें न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो। अगर आउटपुट गिवन नहीं है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एवरीवन क्लियर हो गया सबको? चलो आगे। अंकिता, अवनूर, चिराग, दिलजोत, क्लियर हो गया बेटा आपको? यस सर। और बाकी Yes, जिनका sir. नेम नहीं लिया मैंने, निकुंज, सार्थक, हरलीन, हरलीन समझ आ रहा है आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, साथ साथ में लेक्चर देखते रहो बेटा, जितना भी टाइम डिवोट कर सको इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स को लेके इमरजेंसी नहीं, अब इकोनॉमिक्स को जल्दी कवर करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर अभी नेशनल इनकम चलेगी, तो उसको जल्दी से थ्योरी कवर करके इक्वल आ जाओ। अकाउंट्स में तो अब क्या है ना, टाइम रुक गया है, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया एनपीओ। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल चाहे आप 1 मंथ में और कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अब अलग चैप्टर हो गया। एनपीओ ओवर होने तक करो या उसके बाद करते रहो, जैसे जैसे करोगे मैं आपके साथ आपकी क्लासेस अलग से लगाता रहूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स को प्रायोरिटी बेस पे जल्दी जल्दी से कवर कर लो। सिर्फ लेक्चर सुनने ही है बस आपने एक बार, जो प्रीवियस में अभी ज्यादा नहीं हुए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास आंसर जीडीपी एट एमपी आ गया, तो हमारा टारगेट नेशनल इनकम पे जाने का है बेटा। तो अब ये बताओ, क्या डेप्रिसिएशन हमारी कंट्री की इनकम होता है कभी भी? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नहीं होता ना। No, sir. जबकि आउटपुट की वैल्यू में ये इंक्लूड है, तो हम माइनस कर देंगे। माइनस डेप्रिसिएशन, हम ये माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, या इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन का एक और नेम क्या है? Consumption of fixed assets. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या एसेट, की बात है। जो भी हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी जो भी है, उस पे एवरी ईयर उसकी वैल्यू कम होती है। ये बहुत अच्छे से हम पढ़कर आए हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। इसके 3 मेजर रीजन है। नॉर्मल वियर एंड टियर यूज करने के कारण, नंबर 2 एक्सीडेंटल डैमेजेस, नंबर 3 एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। ये 3 रीजंस हैं बेटा डेप्रिसिएशन के लगने के। तो जैसे ही हम डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? टेल मी, क्या आंसर आएगा आपके पास? NDP. बेटा ये जो ग्रोस है ना, ये ग्रोस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? नेट। बाकी प्रोडक्ट अभी भी डोमेस्टिक है, ये तो हमें पता ही है, और प्रोडक्ट एमपी के ऊपर है अभी भी, ये हमें पता ही है। लेकिन हमारा एक एडजस्टमेंट सोल्व हो गया। अब यहां हमारे पास 3 एडजस्टमेंट्स हैं बेसिकली नेशनल इनकम की। एक एडजस्टमेंट सोल्व है, मैं उसका भी बाद में अलग से टेबल बना दूंगा। ग्रोस डोमेस्टिक से हम कहां पहुंच गए? नेट डोमेस्टिक पे, क्योंकि ग्रोस का मीनिंग इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब किया हमने थ्योरी में ना, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और नेट का मीनिंग एक्सक्लूडिंग। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? याद है सबको? क्या माइनस होगा? यस बेटा, आप सब लोग बोलते नहीं हो, आप सबको पता चाहिए था। अब क्योंकि एमपी मुझे नहीं चाहिए, मुझे एमपी नहीं चाहिए, बिकॉज मेरी नेशनल इनकम सब्सिडी या टैक्सेस पे डिपेंड नहीं है। मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, जिसके अंदर 2 चीजें हैं। कौन सी 2 चीजें हैं? Indirect tax and subsidy. इंडिया टैक्सेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये 2 चीजें मुझे यहां पे लेने हैं। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? NDP and factor cost. वेरी गुड। एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, जबकि हम फुल फॉर्म क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या इसे हम और क्या बोल सकते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और बेटा इसी को हम एक ब्रॉड नेम दे सकते हैं, लिख दो वो नेम क्या है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम। इट मीन्स हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना बेटा एवरीवन, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इस साल बना है विदाउट डेप्रिसिएशन, विदाउट टैक्सेस, उसकी वैल्यू है ये, विदाउट डेप्रिसिएशन विदाउट टैक्सेस, ये उसकी एक वैल्यू है जिसे हम अपनी एक्चुअल इनकम मानते हैं, हमारी डोमेस्टिक इनकम मानते हैं। लेकिन क्या हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए? नहीं, हमारा पर्पस तो कुछ और है ना। क्या पर्पस है हमारा, क्या पर्पस है हमारा, याद है? हाँ, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, ऐड, एक चीज ऐड कर देंगे इसके अंदर। क्या चीज ऐड करेंगे, याद है बेटा, फॉरेन की इनकम। हमारी डोमेस्टिक इनकम में अगर वो सारी इनकम्स ऐड कर दी जाएं जो फॉरेन से मिली हैं, जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, और वो माइनस कर दें जो इंडिया से फॉरेन कंपनीज कमा के ले जा रही हैं, तो यहां प्लस माइनस दो चीजें होती हैं। पहले मैं दो चीजें लिखता हूं, फिर उसका आंसर नेट आ जाएगा। एड फैक्टर इनकम्स, अभी सब कुछ हमने पहले किया हुआ है थ्योरी में ना, इसलिए हमारे लिए ज्यादा नया नहीं है। तो दो तरीके होते हैं, या तो पहले आपको न्यूमेरिकल्स करवा दे फिर थ्योरी। उसमें क्या होता है ना, हमारे बेसिक्स ज्यादा नहीं डेवलप हो पाते, पहले हमने इन सब चीजों को थ्योरी में समझा है, अब हमें जस्ट उनके रिजल्ट चाहिए। हम ये समझ चुके हैं कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। उसके अंदर चार इनकम होती हैं, वही सेम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी एंड प्रॉफिट। ये चार चीजें जो हमें फॉरेन से आ रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया ने अपनी ब्रांच फॉरेन कंट्री में ओपन की, इंडिया की कोई भी कंपनी अपनी ब्रांच फॉरेन में स्टार्ट करती है, तो वहां से वो प्रॉफिट कमा के लाएगी। हमारा इंडिया का इन्वेस्टर फॉरेन की किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करता है या फॉरेन कंपनी को लोन देता है, तो वहां से उसको इंटरेस्ट प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड जिसको कहते हैं। तो जो भी इनकम्स हमें वहां से आ रही है, ऐसे याद है आपको, इंडिया के अंदर कौन सी एम्बेसीज हैं, हर कंट्री की एम्बेसी हाउस है इंडिया के अंदर। अगर मैं बोलूं बेटा, वो सारे पॉइंट्स याद है आपको ना, अगर जापान की एम्बेसी इंडिया में है, इंडिया के दिल्ली सिटी में है, मुंबई में है, और वहां पर इंडियन जॉब करते हैं, तो जो इंडियंस को सैलरी मिलती है वो क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रोड। जबकि वो एम्बेसी हाउस इंडिया में है, पर वो इंडिया के लिए एक्सेप्शन होता है, वो इंडिया में होकर भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होता। इसलिए बेटा जो वहां से सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, वो सब यहाँ ऐड होगी। और यहां से जो जा रही है फैक्टर इनकम जो यहां से वहां जा रही है, फैक्टर इनकम पेड टू एब्रोड, वो माइनस हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा बताओ, क्या नेम होगा उसका? Net factor income from abroad. लेकिन मैं यहाँ पे दो वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, फ्रॉम या टू। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड या टू एब्रोड। अगर बेटा प्लस ज्यादा हुआ और माइनस कम हुआ तो आंसर आएगा प्लस में, दैट इज फ्रॉम। अगर माइनस ज्यादा हुआ प्लस कम हुआ, मीन्स हम पे ज्यादा कर रहे हैं, रिसीव हमें कम हो रहे हैं, तो आंसर होगा टू एब्रोड। अभी आपको देखना है कि प्लस माइनस करके आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है।
प्लस है या माइनस है, वो आपको लिखना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। अब यहाँ पे एक नोट डाल दो, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाओ। नोट्स ऐसे बनते हैं बेटा। अब यहाँ पे नोट डाल दो कि व्हेन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, ऑलवेज अज्यूम माइनस। फॉर्मूले के आगे प्लस का साइन ही होगा, फिर माइनस का साइन हो जाएगा, तब हम बोलेंगे लेस माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये समझ आ रहा है सबको नहीं? अगर उसने करके दी है, मतलब अगर उसने ये दो चीजें ना देकर सीधा आंसर लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जैसे मैं लिख के दिखा दूं बेटा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, सब लोग भूल जाते हैं बाद में। जस्ट सेकंड। स्क्रीन शो हो रही है आपको अभी? Yes. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर गिवन हो इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो आप 10 रुपीज को प्लस नहीं करोगे, माइनस करोगे। किसके अंदर? डोमेस्टिक इनकम के अंदर। ये आपकी अजम्पशन रहेगी एक न्यूमेरिकल करते वक्त, बिकॉज यू डोंट नो कि रिसीव्ड कितनी है और पेड कितनी है। आपको इन दोनों का एक डिफरेंस दिया है। अगर वो डिफरेंस टू एवरोड के नाम से दिया है तो ये 10 माइनस होंगे। मीन्स हमारे फॉर्मूले के आगे क्या लग गया? माइनस। और अगर ये -10 दिया है तो भी माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस, वो तो आपको पता है ना। अगर मुझे माइनस को करना है, -10 माइनस करने हैं, मतलब फॉर्मूले के आगे माइनस है, 10 रुपीज भी माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर दिया है तो ऐसा करेंगे। अगर वो टू की जगह पे क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बेटा? फ्रॉम अब्रॉड। From. तो वही हमारे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मैं यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं कर रहा। अमाउंट चाहे माइनस में दी हो चाहे प्लस में दी हो, वो क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। क्वेश्चन में 10 रुपीज दिए होंगे या -10 दिए होंगे, उसमें ध्यान मत देना। मेरी बात का ध्यान किस चीज के लिए है? मेरी बात का फोकस कहाँ पे देना है? फॉर्मूले में प्लस है या माइनस है। तो मैं यहाँ पे दो बातें कर रहा हूँ। एक, हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें रिसीट फ्रॉम अब्रॉड भी दिया है और पे टू अब्रॉड भी दिया है, हम खुद माइनस कर रहे हैं, खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी। एक मिनट बेटा होल्ड करना। हाँ, हम अगर फॉर्मूले में खुद कैलकुलेट कर रहे हैं रिसीट फ्रॉम अब्रॉड, अब मैं आपको अमाउंट दे रहा हूं उसकी भी 30, और पे टू अब्रॉड 20, तो कितना आंसर आएगा? पेज हैंग हो रहा है बेटा, एक मिनट वेट करो। अब ठीक है। अगर हमें दिया हुआ है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 30 एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 20, तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? जल्दी बताइए। Positive. पॉजिटिव आएगा। तो हम 10 प्लस करेंगे। और अगर हमें दिया है रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 20
पेड वैल्यू 30, तो आंसर क्या आएगा? -10 -10। फिर हम माइनस करेंगे, तब हमें पता है ना, हमने खुद निकाला है 20 - 30 इज इक्वल टू -10। लेकिन अब जो बात हो रही है, अगर आपको ये नहीं पता कि रिसीव्ड कितना है, पेड कितना है, ये दोनों चीजें आपको गिवन नहीं है, सीधा आपको क्या गिवन है, सीधा क्या गिवन है बेटा? नेट। आपको सीधा क्या गिवन है? नेट। तो अगर वो टू अब्रोड है तो फॉर्मूले के आगे माइनस रहेगा, आगे अमाउंट 10 दी है तो 10 माइनस हो जाएंगे, अगर -10 दी है तो -10 माइनस होकर प्लस हो जाएंगे। तो वो मैथमेटिक्स की बात है, उसको मैथमेटिक्स में छोड़ देना कि -10 माइनस होकर प्लस होते हैं या 10 माइनस होकर माइनस होता है। फिर थ्योरेटिकल बात सुनना कि अगर 2 लिखा है तो माइनस, फ्रॉम लिखा है तो प्लस। तो ये मेरा एक बार आपके साथ रिकॉर्डिंग करने का था, समझाने का था। अब जब जब न्यूमेरिकल आएंगे आप इन बातों को और अच्छे से समझते जाओगे, पर एक बार गो थ्रू तो होना है ना, हमें सुना होना चाहिए मैंने पहले, वो मैंने बता दिया। फ्रॉम और टू का रोल। अब हमारा आंसर क्या आएगा? क्या अभी भी हम डोमेस्टिक इनकम पे रहेंगे? नहीं ना, अब हम कहा चले जाएंगे? डोमेस्टिक इनकम से कहां चले जाएंगे? नेशनल इनकम पे। बाकी सब लोग साइलेंट क्यों रहते हैं एवरीवन? अब आपको नहीं पता क्या ये चीज क्या हो रही है? डोमेस्टिक इनकम में ये सब चीजें प्लस माइनस करने से हम अपनी कंट्री के नेशनल इनकम वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए। तभी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना कि ये चीजें नेशनल इनकम का पार्ट है या नहीं, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ये वही था ये चीज। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में अब्रोड का इनकम प्लस कर देंगे और जो इनकम अब्रोड में हम पे कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे, तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम आ जाएगी, जो कि हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स की होती है। नेशनल इनकम किसकी होती है? ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। डोमेस्टिक इनकम दो लोगों की है हमारी कंट्री के अंदर, जो हमने प्रोड्यूस किया, जो फॉरेनर्स ने प्रोड्यूस किया। लेकिन नेशनल इनकम सिर्फ हमारी अपनी इनकम है, हमारी कंट्री का नेशनल। अब नेशनल एंथम हमारा ही होगा ना, सिर्फ नेशनल फ्लैग हमारा ही होगा, तो नेशनल सॉन्ग हमारा ही होगा ना। तो नेशनल वर्ड क्या है? हमारा, हमारी कंट्री का। तो हमारी कंट्री की इनकम है जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। तो जब हम ये प्लस माइनस कर देते हैं तो यही एडजस्टमेंट है जिससे हमारी कंट्री की नेशनल इनकम आती है, जो कि अब सिंबॉलिकली अगर हम बात करें सिंबल्स में, एक तो नेट तो है ही ऑलरेडी, पर क्या वो डोमेस्टिक रही अब कि वो क्या बन गया? अब वो क्या बन गई डोमेस्टिक से? अब वो डोमेस्टिक से नेशनल बन गई बेटा। और प्रोडक्ट तो ऑलरेडी एफसी पे है ही है, तो इसको बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। अब देखो आपको क्या डाउट है, कहाँ डाउट है, फिर मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाता हूँ। ये तो हो गया बहुत डिटेल में बात, फिर इन सब चीजों को हम शॉर्ट में लिखेंगे और ताकि समझ आ जाए कि क्या हुआ अभी तक। एक बार रीड कर लो बेटा, दो पेजेस हैं हमारे सामने। पहला पेज, इसमें कोई डाउट है किसी को? और उसके बाद हम यहाँ आगे, अब इस सब चीजों को मैं एक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, देखते हैं वहां से कितना समझ आता है हमें। देखो बेटा, अब आप लोग रिपीट करोगे जो मैंने आपको भी समझाया है। बताओ एवरीवन, फर्स्ट वर्ड क्या था? हमारी प्रोडक्ट मेथड था। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? अब मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ 5 मिनट्स में ओनली, डिटेल में हो चुकी बात आपके साथ। इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इसका नेम वैल्यू एडेड मेथड भी है, इसका नेम आउटपुट मेथड भी है,
और ये हमारी कंट्री की इनकम जनरेशन का रीजन है। हमारी कंट्री में कितनी इनकम जनरेट होगी वो इस मेथड पे डिपेंड है। हमारे इस मेथड का पहला वर्ड क्या है एवरीवन बताइए। देखो ये रॉन्ग बात है, अब आप इतना समझाने पर बताओ। फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट नहीं बेटा, पहले ही दो वर्ड्स क्या हैं? ग्रॉस आउटपुट, ग्रोस आउटपुट, यस, ग्रोस आउटपुट मीन्स आउटपुट बोल सकते हैं ना हम। अगर हम अपनी कंट्री की ग्रोस मीन्स तीनों सेक्टर का टोटल, अगर हम अपनी कंट्री की आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दें, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दें तो क्या आएगा? वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड। उस वैल्यू एडेड का एक्चुअल नेम क्या है? वैल्यू एडेड तो हम वैसे बोल देते हैं, एक्चुअल नेम क्या है उसका? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, क्या माइनस करें बेटा? डेप्रिसिएशन, तो क्या आएगा? एनडीपीएल, अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हमारी कंट्री का आएगा एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारी पहली एडजस्टमेंट है। हमें 3 एडजस्टमेंट पास करनी है। सेकंड एडजस्टमेंट कौन सी होगी? क्या माइनस करेंगे? माइनस एनआईटी, यस, माइनस एनआईटी। ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट है। तो आंसर क्या आएगा? एनडीपीएल, एन डी पी एट एफ सी, उसे हम अपनी कंट्री की क्या बोलते हैं? उसे हम अपनी कंट्री का क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम, यस। अब अगर इस डोमेस्टिक इनकम में से में प्लस कर दें या माइनस कर दें, क्या चीज? नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम फ्रॉम प्लस कर दें या 2 क्या माइनस कर दें? 2 अब्रोड माइनस कर दें। अभी आपको देखना है, इट्स योर ड्यूटी एवरीवन कि एग्जामिनर नेट फैक्टर इनकम के बाद फ्रॉम अब्रोड वर्ड यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले में प्लस है, 2 अब्रोड यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूले में माइनस है। तो इससे हमारी कंट्री की क्या आ जाएगी? एन एन पी एट एफ सी मीन्स हमारी कंट्री का क्या आ जाएगा? नेशनल, तो ये बेटा आपकी थर्ड एडजस्टमेंट है। इसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम कहां पहुंच गए? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहां पहुंच गए? नेट नेशनल प्रोडक्ट, या कह लो कि हम पहले डोमेस्टिक इनकम पे आए। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से 2 चीजों का इफेक्ट मुझे खत्म करना है, एक मार्केट प्राइस का और एक डेप्रिसिएशन का। तो मेरी कंट्री की प्रॉपर डोमेस्टिक इनकम आएगी, और जब वो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मुझे फॉरेन का इनकम ऐड करना है या माइनस करना है, वो मेरी कंट्री का नेशनल इनकम होगा। दिस इज योर प्योरली प्रोडक्ट मेथड। और अगर आउटपुट गिवन नहीं होगी तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके हम निकाल देंगे। इनपुट हमेशा दिया होता है जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं, और आउटपुट का मीनिंग 3 सेक्टर्स का आउटपुट, 3 सेक्टर का इनपुट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो जितना मैंने आपको ऊपर समझाया है उसका ये रीकैप है बेटा, इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपकी स्लाइड्स बनी हुई है ना, पहले बहुत डिटेल में
फिर की टर्म्स, फिर रीकैप, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होता है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। इसके बाद बेटा न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपके। अगर मैं ग्रोस वर्ड से स्टार्ट करूं तो ग्रोस का सिंबल क्या है? ग्रोस का सिंबल क्या है? जी। और एडजस्टमेंट किस चीज की होती है यहाँ पे? ये स्पेशल नोट्स है बेटा जो आपको अपनी नोटबुक पे कॉपी करनी है। ये थ्रू आउट द ईयर आपकी हेल्प करेंगे कभी भी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं हमारे पास यहाँ? ग्रोस में से क्या माइनस करें कि आंसर नेट आ जाएगा? डेप्रिसिएशन। Depreciation. और एक वर्ड होता है प्रोडक्ट। एट मार्केट प्राइस, उसको हम बोलते हैं पी, उसके बॉटम में एमपी, प्रोडक्ट एट एमपी में क्या माइनस करें कि आंसर एफसी पे आ जाए? NIT। प्रोडक्ट एट एमपी में से क्या माइनस करें कि प्रोडक्ट एट एफसी आ जाए? तो वो होगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंट्री के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी, इन सबको अगर ऐड कर दें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बन जाते हैं, उसमें से सब्सिडी माइनस कर दें तो प्रोडक्ट एट एमपी में से जैसे ही NIT माइनस होगा प्रोडक्ट एट एफसी आ जाएगा। और तीसरा एडजस्टमेंट, एक वर्ड होता है डोमेस्टिक। उस डोमेस्टिक में क्या प्लस या माइनस करें कि आंसर नेशनल आ जाए? डोमेस्टिक का डी होता नेट है फैक्टर इनकम फॉर्म और लोअर ग्रोथ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, वो डिपेंड करता है कि क्या दिया होगा, फ्रॉम दिया है कि टू दिया है। आंसर आ जाए। तो बेटा ये सब चीजें अगर आपने नोट कर ली हैं, अब आप प्रोडक्ट मेथड को करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। कोई डाउट है इसमें किसी का? एनीवन? हाँ जी बेटा, किसी का डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, अब मैं इसका एक मैजिक बताता हूँ बेटा आपको। इस टेबल की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। चलो प्रोडक्ट मेथड तो हम कर ही रहे हैं, वो तो एक पार्ट है कि 3 मेथड्स में से आज हमने प्रोडक्ट मेथड को रिवाइज किया है थ्योरी के बाद। लेकिन इस टेबल से हम 8 वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हम इन सिंबल्स को पहचान भी जाएंगे। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं बेटा, जी, जी फॉर ग्रोस, दूसरा
डी फॉर domestic, इट मीन्स फर्स्ट वर्ड ये होगा, सेकंड वर्ड ये होगा और थर्ड वर्ड ये होगा। ग्रोस डी फॉर डोमेस्टिक, थर्ड वर्ड क्या है? product, यस, प्रोडक्ट एट एमपी। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया बेटा, जीडीपी एट एमपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है हमारी कंट्री के। जब भी बेटा बात होती है कंट्री की जीडीपी की बात होती है, जैसे जब भी हम बात कर रहे थे इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं इसको रीड किया होगा। जीडीपी हमारी कंट्री की ज़्यादा है कम है, कोविड के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी डाउन हो गई है। ऑब्वियसली हर कंट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ा है, हम काफ़ी ईयर्स बैक चले गए, काफ़ी लॉस हुए हम सबको। तो हमारी क्या कम हुई है? जीडीपी एट एमपी। मैं घर से टीच कर रहा हूँ तो उतना मैं एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना इंस्टीट्यूट में करता हूँ, बिकॉज इंस्टीट्यूट में हम प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर पा रहे होते हैं, या शॉप्स पे या शोरूम्स में। और जब बंद है सब कुछ तो ऑटोमेटिकली हम उतनी गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं सेल कर पा रहे, तो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज कम सेल होंगी तो अब मेरी आउटपुट कम हो जाएगी, आउटपुट कम होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम जाएगा। तो हर तरफ से जीडीपी कम होने से इफेक्ट आता है। फिर वो तो आगे की एडजस्टमेंट है कि जीडीपी के कम होने से क्या होगा। बट अगर मुझे मेरी शॉप ओपन करने के लिए नहीं दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा एक साल का टर्नओवर कम हो जाएगा, सिंपल। तो जीडीपी एट एमपी कम हुआ तो आगे नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी। फिर दूसरा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे पहले जो हम निकालते हैं हर एक फॉर्मूले में जीडीपी एट एमपी। सेकेंड, दूसरा वर्ड अगर मैं बनाऊं यहां से तो बनेगा ग्रोस सेम डोमेस्टिक, बट हम प्रोडक्ट किस पे ले लेंगे? एफसी पे। FFC, अब इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है बताओ, इन दोनों वैल्यूज में किस चीज का डिफरेंस है? NIC, एक एडजस्टमेंट है कि तीनों हैं इसमें? AD, थर्ड क्या बनेगा? थर्ड क्या बनेगा? बनाओ बनाओ। NDP, एनडीपी एट एमपी। और फोर्थ एनडीपी एट एफसी। तो इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं बेटा। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे ये कंफर्म करना है कि आप इन सब बातों को जानते हो या नहीं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बता सकते हो कोई? NIC और depreciation, अगर मैं ग्रोथ से यहां जाना चाहता हूं, मुझे दिया गया है जीडीपी एट एमपी, सॉरी जीडीपी एट एफसी जो आपके सामने है नंबर 2, और मुझे पहुंचना है नंबर 3 पे। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा और फिर से एनआईटी ऐड करना होगा, क्योंकि जब मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आता हूं तो एनआईटी माइनस कर देता हूं, और अब मुझे एनआईटी फिर से प्लस करना होगा। तो मैं यहां पहुंच गया। और अगर मैं इन दो चीजों का डिफरेंस पूछूं आपसे, इन दोनों का, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? क्या डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है कुछ? no, sir, बिकॉज डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन वर्ड है वो किससे रिलेटेड है बेटा? ग्रोस से और नेट से। डेप्रिसिएशन का लिंक किससे है? ग्रोस या नेट से। अब यहां पर ऑलरेडी नेट है, नेट है। क्या किसी को लगता है कि ये एन नेशनल हो सकता है? ये भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का कि सर हमें कैसे पता कि ये एन फॉर नेट है कि नेशनल है? तो बेटा आपने अभी तक ठीक से बोल के देखा नहीं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहला जो वर्ड होता है वो ग्रोस होता है, ये लिखा ना यहाँ पे।
सेकंड वर्ड जो होता है वो डोमेस्टिक या नेशनल होता है। थर्ड वर्ड जो होता है वो मार्केट प्राइस या एफसी होता है। ये फिक्स है एब्रीवेशन, नो बडी कैन चेंज। किसी भी बुक में, किसी भी टीचर में के लेक्चर में आपको ये अलग नहीं मिलेगी, ये एक स्टैंडर्ड है। पहला जो वर्ड है वो जी है, सेकंड वर्ड डोमेस्टिक है, थर्ड वर्ड एमपी है। ऐसे ही पहला वर्ड नेट है, दूसरा वर्ड नेशनल हो सकता है, तीसरा वर्ड एफसी हो सकता है। तो जो नेशनल या डोमेस्टिक का डिफरेंस है वो सेकंड वाले पार्ट में है। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं इधर। अब ये फॉर्मूलाज अगर हम यहां लिखें, नेट, एन फॉर नेट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। अब हम यहां से एन से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं एवरीवन, नेट से आगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, नेक्स्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, और लास्ट क्या होगा, मैं नेट दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट नेशनल एट एफसी। तो दीज आर द 8 टर्म्स बेटा जो हम यूज कर सकते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। दीज आर द 8 टर्म्स जो हम समझ सकते हैं। तो इसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो कौन सी हैं? एक ये सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम, एन एन पी एट एफ सी। ना डेप्रिसिएशन, ना ही डोमेस्टिक, और ना ही टैक्सेस, ये बन गई नेशनल इनकम। और एक ये वाली टर्म इंपॉर्टेंट है बेटा जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जो नेट पे है, बिना टैक्स के है, बिना डेप्रिसिएशन के है, बट डोमेस्टिक है। और इससे यहां जाने के लिए हमें बस एक एडजस्टमेंट पास करनी होती है जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। और एक ये टर्म, यही मैंने वहां समझाया आपको, यही यहाँ पे समझाया। देखो आपके साथ वाले लेफ्ट साइड पर भी यही लिखा हुआ है। 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। और ये 8 हमारे रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। लेकिन ये सब चीजें दिखने में टफ लगती हैं, लेकिन अगर आप इस टेबल के थ्रू देखोगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। जस्ट लाइक ए गेम कि हमें 2 में से एक वर्ड सिलेक्ट करना है। हमें बेटा फिर से बोल रहा हूं, हमें ग्रोस या नेट में से एक वर्ड लेना है, ग्रोस या नेट में से एक वर्ड लेना है। तो कोई भी एक वर्ड ले लो, पहले वाला जो अल्फाबेट होगा वो ग्रोस या नेट में से एक होगा, दूसरा जो अल्फाबेट होगा वो मार्केट प्राइस या एफसी में से एक होगा, सॉरी डोमेस्टिक या नेशनल में से एक होगा, और तीसरा अल्फाबेट जो होगा वो प्रोडक्ट एट एमपी होगा या एफसी होगा। इससे हम 8 फॉर्मुलाज बना सकते हैं। 9th कोई फॉर्मुला होता ही नहीं, अब बना के देखो आपसे नहीं बनेगा। वी हैव ओनली 8 फॉर्मुलाज, देयर इज नो 9th। चेक करो। ओके एवरीवन, अब यहाँ पे वी हैव 8 फॉर्मुलाज, और किसी भी फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला पे जाने के लिए हमें उसके डिफरेंस को समझना है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर है चिराग, बेटा आप बताओगे चिराग, अगर ए से एफ पे जाना है तो कैसे जाओगे? ए से एफ पे जाना चिराग, कैसे जाओगे? नोट गेटिंग यूज, आपकी साउंड नहीं आ रही।
सूर्य आप बताओ। अगर हम ए पॉइंट से एफ पॉइंट पे जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी ए टू एफ? आपकी साउंड भी नहीं आ रही मुझे सूर्य। नहीं आ रही साउंड सूर्य आपकी। निकुंज आप बताइए। सर नेट से ग्रोथ पे जाना है तो नहीं नहीं बेटा पहले नहीं, आपने सुना है क्वेश्चन क्या बोला मैंने? ए से एफ पे जाना है। ओके सर, ग्रोथ से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, हम्म। और मार्केट से फैक्ट्री कॉस्ट पे जाना है तो हम एनआईटी ऐड कर देंगे। बेटा माइनस करेंगे। सॉरी, माइनस कर देंगे सर, माइनस। हाँ, तो आपका आंसर आ गया बेटा। इतना सा तो आंसर है बेटा, क्या प्रॉब्लम बताने में। अब अगर हमें डी से एच पे जाना है, अंकिता आप आंसर दोगे? अगर डी से एच पे जाना है, हाँ जी बेटा, अगर जी डी से एच पे जाना है तो कैसे जाएंगे? अंकिता आर यू? तो बताओ बेटा, डी से अगर एच पे जाना है कैसे जाएंगे? लिख के बता दो, कोई बात नहीं अगर माइक वर्क नहीं कर रहा। अंकिता आई एम नॉट गेटिंग योर आंसर। तनु आपको आता है आंसर? डी से अगर एच पे जाने, बेटा क्या प्रॉब्लम है, इतना तो इजी है। अभी क्या टफ है? एन क्या है, एन को क्या बोलते हैं? पहले वाला एन क्या दिखाता है? नेट के ग्रोस, नेट। ये भी क्या है? नेट। तो अगर ऑलरेडी नेट से नेट पे जाना है तो कुछ नहीं करेंगे हम। लेकिन ये क्या है? डोमेस्टिक। तो यहां क्या है? नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम प्लस या माइनस करेंगे, डिपेंड करते हैं फ्रॉम है कि टू है। और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो ऑलरेडी है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में एक एडजस्टमेंट होगी बस। ओनली देयर इज ओनली वन एडजस्टमेंट। पहले इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल स्टार्ट करने का फायदा है। हाँ जी, कोई है डाउट किसी का? ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास बेटा राधा बोगना बुक है। अब हम सबके पास एक बुक होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल चाहे टिया जैन से कर लो या राधा बोगना से। हम सबके पास एक बुक होनी चाहिए अब एटलीस्ट। आज कौन सी बुक है सबके पास? टिया जैन। टिया जैन, तो टिया जैन ओपन करो। सर आधा को करना है। ज्यादा कौन सी है बेटा, फिर वो स्टार्ट कर देते हैं।
न्यूमेरिकल तो एक बुक से करने पड़ेंगे हमें ना। बेटा जल्दी बताओ कि कौन कौन सी बुक्स हैं आपके पास। सर मेरे पास भी टी आर जैन है। सर मेरे पास राधा बहुगुणा है। और बताइए। सर आपको सचाता तो बोगी। टीआर जैन। इक्वली हो तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस की पिक सेंड करता हूँ, उसी को करते हैं फिर हम, क्योंकि किसी बुक में से भी हूँ फिर। ठीक है, आपको लेकिन अपनी एक बुक कवर करनी है। आपके पास राधा बहुगुणा है या टी आर जैन है, दोनों में से किसी भी बुक में से क्वेश्चन कर देना। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, एनीथिंग एल्स नाउ। सर डाउट है। अच्छा हाँ, डाउट, सॉरी, मैं इनका डाउट ले रहा हूँ बेटा, एक मिनट होल्ड करें। तो भी आपने यहाँ पे मुझे पिक भेजी है, यहाँ पे इनका डाउट है बेटा, मैं वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी साथ में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तन्वी रीड करो इसको बेटा, कहाँ से आप पूछ रहे हो। तो वो लिखा है ना, डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट households during their foreign travel are added, and direct purchases by non-resident households and ठीक है बेटा, यहाँ से देता हूँ। डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स मींस इंपोर्ट। हम लोग इंडिया में रहकर या तो इंडियन प्रोडक्ट को बाय करते हैं या हम फॉरेन के प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दोनों चीजें आएंगी। डायरेक्ट परचेज मेड अब्रोड बाय रेजिडेंट्स मींस हम लोगों ने अब्रोड से गुड्स परचेज की हैं ड्यूरिंग फॉरेन ट्रेवल। अब ये तो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में रहकर मंगवा लो या फॉरेन में जाके परचेज करो, एक ही बात है ना। अगर मुझे किसी फॉरेन ब्रांड को परचेज करना है, या तो वो इंडिया में मिलता है, मैं इंडिया से परचेज कर लूंगा, या फिर मैं जब फॉरेन घूमने जा रहा हूँ तो वहां से परचेज कर रहा हूँ, मीन्स हमने एक्सपेंडिचर कर दी है। डायरेक्ट परचेज बाय नो रेजिडेंट हाउसहोल्ड्स एंड फॉरेन टूरिस्ट इन डोमेस्टिक मार्केट आर सब्जेक्टेड। अब जो वो लोग इंडिया में आकर परचेजिंग करते हैं, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट हाउसहोल्ड्स, जो फॉरेन टूरिस्ट और नॉन रेजिडेंट्स हमारे इंडिया में आकर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो हमारी तरफ से हो जाता है एक्सपोर्ट। मीन जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बना लेकिन हम लोगों ने कंज्यूम नहीं किया, वो वो फॉरेनर्स परचेज करके ले गए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बेटा, हम इंडिया में एप्पल बना रहे हैं, ठीक है, शिमला के अपर एरिया में एप्पल बन रहा है पूरा, लेकिन वो एप्पल का एक जो वैरायटी है वो फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं इंडिया से, एक वैरायटी हम लोग परचेज कर रहे हैं, और ऐसी एक वैरायटी है फॉरेन कंट्री की एप्पल की जो हम इंडिया में रहकर परचेज करते हैं। तो इंडिया में एप्पल इंपोर्ट भी होता है और इंडिया से एप्पल एक्सपोर्ट भी होता है। दो अलग अलग तरह के एप्पल्स हैं, डिमांड अलग अलग है। जो फ्रूट ऑस्ट्रेलिया में बनता है वो तो वहां मिल ही रहा है, लेकिन वहां के लोगों का क्रेज इंडिया के एप्पल का भी है ना, इंडियन एप्पल भी वहां पे मार्केट में बिकता होगा। ऐसे हम लोग इंडियन एप्पल तो खा ही रहे हैं, कन्नौर का एप्पल, कश्मीर का एप्पल, शिमला का एप्पल, है ना।
लेकिन हम लोगों का क्रेज उनके एप्पल को लेके भी है कि उनके एप्पल का टेस्ट भी देखना हमें जो फोर। तो इसलिए दो तरह की होती है यहाँ पे बात, या तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। तो कहते हैं जो चीजें हम लोग बनाएंगे लेकिन हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम अपनी जगह पे किसी और को दे देंगे, वो हो जाता है एक्सपोर्ट। वो एक्सपेंडिचर हमारे कम हो गए, लेकिन जो हमने फॉरेन का प्रोडक्ट परचेज किया वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हमारे। तो इसलिए वो प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो हम इंपोर्ट करवाएंगे फॉरेन से वो प्लस हो जाएगा, और जो हम फॉरेन के लोगों को एक्सपोर्ट कर देंगे वो माइनस हो जाएगा। सर बट आगे जो हमने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वाली बात की थी उसकी तो हमने इम्पोर्ट माइनस किया था और एक्सपोर्ट ऐड किया था। बेटा वो अलग से कंटेंट है ना, इस बात को समझना होगा आपको, ध्यान रखिए। यहां सिर्फ बात हो रही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर अपनी अर्न की हुई इनकम को किस किस पे खर्च करता है, वो इंडियन प्रोडक्ट पे खर्च करता है और वो फॉरेन के प्रोडक्ट पे खर्च करता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो उसका फाइनल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ एक और लाइन साथ में क्या लिखे इन्होंने, एंड डायरेक्ट परचेजेस बाय नॉन रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक मार्केट। अब हमारी कंट्री की डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्ट बना वो हमारी कंट्री का एक तरह से आउटपुट है, बट वो आउटपुट हमारे प्राइवेट सेक्टर ने परचेज नहीं किया, फॉरेन के सेक्टर ने परचेज किया है। इट मीन वो पैसा तो हमने किसको दिया। अब इस बात को ना थोड़ा ब्रॉड माइंडली समझना पड़ेगा आपको। जब हमारी कंट्री में आउटपुट होती है तो उस आउटपुट के बराबर हम फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरी। तो वो हमने किसको दी, अपनी कंट्री के रेजिडेंट को मान लो। बट उस प्रोडक्ट को परचेज किसने कर लिया, फॉरेनर ने। तो जो प्रोडक्ट इंडिया में बना बट फॉरेनर्स परचेज कर रहे हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर नहीं बना, इसलिए वो यहां माइनस हो रहा है। लेकिन जब हम एक एज ए नेक्स्ट हेडिंग लेंगे, जैसे आपके नेक्स्ट पेज पे बीजेपी का आपने, हाँ अब नेक्स्ट पेज पे क्या लिखे, नेट एक्सपोर्ट। ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इकोनॉमी के अंदर फिर जो नेट एक्सपोर्ट है वो क्या है। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर बताया हुआ है, इसलिए इन दो लाइंस को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया वहां पे क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में, इसलिए स्लाइड्स के अंदर लिखा ही नहीं गया। ये इन्होंने एक्स्ट्रा में जाके लिखा है, इसको ज्यादा मैटर मत करो, ये एक ऑथर की खुद की थिंकिंग है। जबकि इस पॉइंट को यहां ना लेकर आप सीधा बाहर लो नेट एक्सपोर्ट, वहां पर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस या माइनस होता है। वो ऑल ओवर इकोनॉमी का है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर कर रहे हैं, दोनों का मिलाकर जो नेट एक्सपोर्ट आ रहा है वो आता है वहां पे। और वहां भी यही बात लिखी हुई, देखो रीड करो, वहां क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, वो तो क्लियर है। एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है, ये जो हमने स्लाइड्स के अंदर आपको लिख के दिया था, एक्सपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, एंड इंपोर्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट ऑन परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। तो जब हम एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे और इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो ये होल ऑफ इकोनॉमी के लेवल पे बात हो रही है कि इकोनॉमी के अंदर ये एक एक्सपेंडिचर अलग से ऐड हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वहां पर, वो उनके पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जो ज्यादा जस्टिफिएबल नहीं है उसको वहां मत लिखो, आप सीधा बाहर लिखो। समझ गए तन्वी? यस सर। तो वहां मत लिखो दो लाइंस को ना, वो इस बुक में लिखी हुई आपको हर बुक में नहीं मिलेगी, मे बी वहां लिखना राइट है नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो बाहर लिखने का है। और नेट एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट प्लस है, इंपोर्ट माइनस है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट का, कि जो प्रोडक्ट हमने इंडिया में बनाया एक्सपेंडिचर तो हमारा ही हुआ ना, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, जो जैसे मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में। और जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में नहीं बना, फॉरेन से बन के आया, वो हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है, उससे हमारा एक्सपेंडिचर कम हो गया।
तो नेट एक्सपोर्ट के तौर पे इसको यूज करो अलग से। और कोई डाउट किसी का? ये तो डाउट था ना वही आपको? सेकंड पेज पे था और भी डाउट्स थे। और क्या है इसमें? तो वहाँ पे इसी जो प्राइवेट वाले में ना उसमें एक लिखा है गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड, तो फिर वो कैसे होगा? फर्स्ट पेज पे कह रहे हो? नहीं तो सेकंड। सेकंड पेज पे गिफ्ट्स रिसीव्ड इन काइंड। गिफ्ट्स रिसीव्ड इन काइंड बेटा क्या होता है? जैसे आपको किसी ने मोबाइल भेज दिया, ऐसा होता है ना। फॉरेन सेक्टर से कोई आईफोन भेज देता है अपने ब्रदर को, सिस्टर को, फ्रेंड को, कजन को। ऐसे आप लोग भी उनके लिए प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो उसका डिफरेंस है ये, वही तुम्हारा तो वो तो एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर पेमेंट होती है ना? हम्म। तो गिफ्ट वगैरह और डोनेशन तो ट्रांसफर पेमेंट होती है ना? हाँ, ट्रांसफर पेमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं बोलूँगा बेटा प्राइवेट सेक्टर का इंटरनली हम यहाँ पे लिख रहे हैं इतना। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंटरनली ये लिख रहा है कि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर मान लो आपको तनवी, अभी यहाँ एक बात यही तो समझा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है। सपोज आप हो तनवी, आपने एक परफ्यूम परचेज करके, ये एक टॉय परचेज करके अपनी सिस्टर को भेजना है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो ये आपका एक्सपेंडिचर है या नहीं है, ये बताइए। यस सर। वो प्रोडक्ट आपने कहाँ से परचेज किया? इंडिया से किया। यस सर। वो इंडियन मेड होगा, फॉरेन का ब्रांड तो उनके पास भी है। ऑटोमेटिकली आप इंडिया से कोई प्रोडक्ट परचेज करके उनको भेज रहे हो। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में आपके जो सिस्टर हैं वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदिक चीजें नहीं मिलती, क्या आप किसी भी कंपनी, जैसे जो इंडिया की कंपनी है, जैसे रामदेव जी की कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बनता है वो इंडिया में मान लो है, तो वो आप उनको यहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज करके भेज रहे हो, तो एक्सपेंडिचर तो आपका बन गया। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ये पार्ट है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वो गिफ्ट है तो वो एक वन साइडल पेमेंट है। ऐसे ही आपके सिस्टर भी वहां से फॉरेन ब्रांड का परफ्यूम आपको भेजते हैं, तो आप इंडिया से उनको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भेज रहे हो और वो फॉरेन से आपको परफ्यूम भेज रहे हैं। जो फॉरेन से परफ्यूम आपको आएगा वो आपको फ्री आएगा, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर बचेगा। आपकी इनकम का वो पार्ट जो परफ्यूम पे खर्च होता है वो आपका बच गया क्योंकि वो आपको गिफ्ट में आ गया। बट आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि आपने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट परचेज करके सिस्टर को भेजा। तो ये सब बातें किसका कंटेंट है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का कंटेंट है, वहां प्लस माइनस हो रही है। आप पढ़ तो बोल रहे हो प्राइवेट फाइनल, सोच रहे हो कंट्री के लेवल पे, ये गलत है ना। जब हम बोलेंगे नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम के टाइम हम इन चीजों की बात नहीं करते। पर प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, चाहे आप किसी को चैरिटी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका तो एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं वो। गॉट इट एवरीवन? क्लियर तन्वी? यस सर। तो वही नेक्स्ट पॉइंट मुझे समझ में आया था। क्या चीज? तो उसके पेज पे नेक्स्ट पॉइंट भी नहीं समझ में आया था, वो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाला। कहाँ पे? तो ये अच्छा, वही वाले नेक्स्ट, पेज उसी का नेक्स्ट पेज पॉइंट ना। पे। यस सर। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। बेटा जो चैप्टर हमने आज स्टार्ट किए हैं, कोई भी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस अगर एम्प्लॉइज को सैलरी पे करती हैं, क्योंकि एनपीओज भी प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है हमारी इकोनॉमी के, वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, तो वो भी उनके एक्सपेंडिचर बन गए। तो ये तो बेटा फालतू में पॉइंट चल रहे हैं, इतने पॉइंट्स लिखने की नीड नहीं होती है। तो बुक में इन्होंने पता नहीं क्या सोच के लिखे हुए हैं, वो लिख दिए इन्होंने इतने पॉइंट्स। ये वही है ना कि प्राइवेट सेक्टर क्या खर्चा क्या क्या है, इसमें आपको समझ क्या नहीं है वो पूछो आप। सीओई का मतलब वेजेस सैलरी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस वेजेस सैलरी। कौन पे कर रहे हैं? कोई भी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। तो कोई भी एनपीओ, एनजीओ, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस दे रहे हैं, वो उनका एक्सपेंडिचर है। तो ऐसे तो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, दिस नो लिमिट। समझना क्या है हमें कि प्राइवेट फाइनल में क्या क्या इंक्लूड है। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर हम सब लोग प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, हम लोग जो भी खर्च करते हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब एनपीओ किसको सर्विस देते हैं? अपने मेंबर्स को, अपनी सोसाइटी को। तो सोसाइटी को सर्विस देने के लिए उनको एम्प्लॉयज की तो नीड होगी ना, तो एम्प्लॉयज को जो पे कर रहे हैं
वो आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्राइवेट सेक्टर का आ गया वो। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स नाउ? No. ओके, क्लास ओवर कर रहा हूँ। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।